अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बिलाखिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर गुज़श्ता रात कौमी असम्बली तोड़ दी, जिसके साथ ही विफाकी काबीना और हुकूमत भी तहलील हो चुकी है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज के दरमियान अहम मुलाकात हुई, लेकिन फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया। अपोजिशन लीडर ने जो नाम तजवीज़ किए, 3 नाम तो नहीं लिए, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल हो चुका है, जो अपोजिशन लीडर की जानिब से तजवीज़ किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को जो है वो मजबूत उम्मीदवार इस वक्त समझा जा रहा है। वो पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ को तजवीज़ करदा 3 नामजद उम्मीदवारों में से एक हैं। इसके अलावा इसहाक डार साहब की बात चली, शायद खाकान साहब की चली, डॉक्टर हफीज शेख का नाम भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों में लिया जा रहा है। लेकिन नून लीग से वाबस्ता जो ये 2 नाम हैं, वो शायद अब उनके चांसेस कम हो चुके हैं। आइन के तहत असम्बलियों की तहलील के बाद हुकूमत के पास निगरान पीएम का नाम हतमी तौर पर तय करने के लिए 3 रोज का वक्त है, जिसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। वहां भी अगर ये ना हुआ, मामला फाइनल ना हुआ, तो इलेक्शन कमीशन कोई हतमी नाम फाइनल करेगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रात चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी साजिश का बयानिया एक बार फिर बेनकाब हुआ। गुज़श्ता साल इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान अमेरिका के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर को साइफर भेजा, जिसे इमरान खान अपनी हुकूमत को गिराने की साजिश का सबूत करार देते रहे। इस साइफर में अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम के दरमियान के साथ होने वाली मुलाकात का अहवाल था। यह मुलाकात एशियाई उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के दरमियान हुई थी। और इस साइफर का मुबैना मतन गुज़श्ता रोज द इंटरसेप्ट नामी अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने शाया किया। शाया करदा ये मतन कितना दुरुस्त है, इस हवाले से दफ्तर खारजा की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अमरीकी महकमा खारजा ने साइफर के शाया शुदा मज़कूरा मतन की तस्दीक के हवाले से तबसरा करने से गुरेज किया, लेकिन यह वाज़े कर दिया है कि इसके मंदरजात में अमरीका की जानिब से ऐसे किसी मौक़िफ़ का कोई इशारा नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होनी चाहिए, किसको हटाया जाए, किसको लाया जाए। मुबैना इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि उनकी क़यादत में कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए। एक मुलाकात में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने वाज़े तौर पर कहा था कि डोनाल्ड लू से उनकी मुलाकात में किसी किस्म की साजिश पर जो है वो बात नहीं हुई। साइफर का मुबैना मतन शाया करने के लिए ये वक्त भी इस तनाजुर में काफ़ी अहम मालूम होता है, जब तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इस वक्त वो जेल में है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने। वो इस मामले को काफ़ी करीब से उन्होंने देखा, वज़ीर खारजा भी वो रहे हैं, और उसके बाद साबिक वज़ीर दाखिला राना सनुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साइफर वाला मामला एक दफ़ा फिर इंटरसेप्ट में जो मुबैना तौर पर सामने अब आ चुका है, उसके कंटेंट पर आपने नज़र डाली होगी। कितना मुस्तनद है उसका कंटेंट, क्योंकि बतौर वज़ीर दिफा काफ़ी करीब से आपने ये मामला देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, मेरा अपना ख्याल है कि एक जो उनके ऑफिशियल ने, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने इस मसले के ऊपर बड़ा एक अनएम्बिगुअस बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जो क्या कहते हैं एटिकेट के मुताबिक जो है उन्होंने साइफर के कंटेंट्स उन्होंने ना डिनाई किए हैं ना एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन साथ उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमने ना उस वक़्त किसी हुकूमत की जो है मदद की है, और ना हम किसी को निकालना चाहते थे, ना किसी को लाना चाहते थे। तो कैटेगरी के भी कहा, मेरा ख्याल सुना होगा आपने जो प्रेस जी बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरा स्पोक्स पर्सन की जो है। मेरा अपना ख्याल है, मैं आई कैनॉट क्या कहते हैं कैटेगोरिकली कंफर्म नहीं कर सकता कि जो कंटेंट बताए गए हैं वही कंटेंट है, और मोर और लेस जो है यही कंटेंट जो है शुरू से चले आ रहे हैं। जो उस वक्त भी कन्वर्सेशन में जो है साइफर
लहराया उन्होंने जलसे के अंदर, जो आज कहते हैं इमरान खान साहब के वो साइफर नहीं था, वो ये था और वो था, मैंने नहीं कर किया जो है। तो मेरा ख्याल है वो कंटेंट्स जो है ना, मैं आई कैन नॉट गिव यू ए कंक्लूसिव आंसर के वो जब तक ये ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट ना कंफर्म करे कि वो साइफर की लैंग्वेज है जो जिसके मतलब बातचीत हो रही है। खालिद साहब, क्या आप समझते हैं अब तो आपकी गवर्नमेंट चली गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी भी मौजूद हैं, फॉरेन ऑफिस को इस मामले पर एक क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए? मैं आई कैन ये जो वाली बात जो है ना, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और मैं आई विल कांटेक्ट द गवर्नमेंट के इसके ऊपर जो है हमारी तरफ से कोई ना कोई चीज़ रिकॉर्ड पे ज़रूर आनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन एक बात जो है ना, मेरा ख्याल है जो केयरफुल होने की बात है या थोड़ा सा मोहताज जो है हम इसलिए रह रहे हैं कि ये मसला जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है ना इस इमरान खान के खिलाफ जो है ना एक केस बन सकता है या जो मैं समझता हूँ बड़ा सीरियस केस बन सकता है कि बाज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन में हमारी नज़र से गुजरती हैं, हमारे पढ़ने के लिए हमें दिया जाता है, तो उसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी जब बना दें तो मेरा ख्याल है कि हम वी डोंट डिजर्व टू बी इन दैट पोजीशन। हमें जो है स्टेट के जो बातें जो हैं उनको पब्लिक अपनी सियासत के लिए चमकाने के लिए, दुकानदारी चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली ये किया है। अगर मैं कोई इस वक्त बोलता हूँ तो कल मेरी स्टेटमेंट जो है या मैं अगर गैर मोहतात गुफ्तगू आपसे करूँ तो मेरी गुफ्तगू जो है वो किसी स्टेज के ऊपर एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि कल तक तो मैं एक जिम्मेदार पोजीशन में था, आज तो मैं नॉर्मल सिटीजन, मेरे पास ना कोई ओहदा है, ना मैं कौमी असम्बली का मेंबर, कल शाम से वो भी असम्बली तहलील हो चुकी है। तो मेरा किसी किस्म का कंक्लूसिव जवाब जो है ना वो दैट कैन जेपरडाइज एनी prosecution which could be instituted against Imran Khan under the Official Secret Act। अच्छा, अभी तक तो ये कोई भी नहीं कह रहा कि कंटेंट जो छप चुका है वो दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त, इसकी तो तफ्तीश तो होनी चाहिए ना इस मामले की। देखिए बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं साइफर की जितनी भी कॉपीज थी, जो मुझे जो याद है इसकी 4 कॉपीज थी, उनमें से एक कॉपी जो है वो बकौल इमरान खान साहब से गुम गई हुई है जी। सो दैट मीन्स के बाकी तीनों कॉपीज जो है ना वो अपने अपने जो उसके जिनकी कस्टडी में होनी चाहिए वहाँ पे है, या वापस जाके फॉरेन ऑफिस में जहाँ पे जमा होती हैं वहाँ पे चली गई हैं। द ओनली कॉपी मिसिंग इज द कॉपी विच वाज विद इमरान खान, और इमरान खान ओपनली कह चुके हैं कि मुझसे वो गुम हो गई। तो अब वो गुम हो गई हुई है या उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अपने पास रखी हुई है, ये भी अब अदालत फैसला करेगी। ये भी अब उनके खिलाफ जो है केस जो है वो फैसला करेगा कि ये किस तरह गुम हुई है। वो तो एक फाइल में लगी आती है, उस फाइल में इतने फोल्डर्स होते हैं, उस फाइल के अंदर जो है लेमिनेटेड पेपर के अंदर ये सारी साइफर्स लगे होते हैं, आप उनको पढ़ लेते हैं और वो पूरी की पूरी फाइल जो है बंद होकर चली जाती है। इसका मतलब है किसी ने उसमें से निकाला है साइफर जो है, वो एक अकेला साइफर जो है जो मुझे याद है, जो मैंने 10 महीने 11 महीने जो मैंने फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, उसमें वो एक नहीं होता, बहुत से साइफर इकट्ठे आपके पास फाइल आती है कि ताकि आप पढ़ लें, और डेफिनेटली उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनको जो है बंदा गौर से पढ़ता है। कोई दोस्त ममालिक से आया हो या यूनाइटेड स्टेट से आया हो, हमारा उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, चाइना से आया हो, रशिया से आया हो, तो वो पढ़े जाते हैं। इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए बड़े अहम हैं। तो उसको मेरा ख्याल है कि कोई भी हम सियासतदान जो हैं हर चीज़ में अपना सियासी कैपिटल ढूंढते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जब अपनी पोजीशन जो एक कस्टोडियन की हैसियत से एक क्या कहते हैं कि एक आपको अमानतन जो है चीज़ आपके पास आई हो, आप उसको इस्तेमाल करें। आप हिसाब लगा लें कि इक़्तिदार की हवस कहाँ तक लेगी इमरान खान को, और दौलत की हवस भी।
दौलत की हवस जो है वो तो ले गई ना, अभी इनको अटक जेल में ले गई है। तो इक़्तिदार की हवस जो है, इक़्तिदार और दौलत की हवस जो है, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है कि आपको इन चीज़ों की, इन ख्वाहिशात की जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में अगर आपकी ख्वाहिशात रहें तो ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरती है। नहीं तो सारी ज़िंदगी जो है ख्वाहिशात का पीछा करते गुजर जाती है, फिर अल्लाह के पास जाने का टाइम आ जाता है। ख्वाहिश सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वो ऊपर वाले की रज़ा की जो है ख्वाहिश होनी चाहिए, बाकी फिर वो अपने ज़िम्मे ले लेता है सारी चीज़ें जो है। इमरान खान आज जो खजल हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसकी ख्वाहिशात जो थी एब्सोल्युटली बाउंडलेस, लिमिटलेस ख्वाहिशात थी और आज भी हैं, आज भी हैं। जो शख्स जो है ख्वाहिशात का गुलाम होके ये दम दर्द और ये मंतर और जंतर और ये इस किस्म के जादू टोने, ये सारे जो है ख्वाहिशात के गुलाम जो है लोग इस किस्म के सहारे ढूंढते हैं। सहारा तो एक ही है, वो उसकी मालिक की ज़ात है, तो उसके उसके उसका सहारा ले लें और उस पर इत्तेकाद कर लें, ईमान 100% ले आए मजबूत, अल्लाह ताला सबको दे। तो मेरा ख्याल है एवरीथिंग फॉलोज, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अगर आप ये चीज़ कर लें। खान साहब ये बताएं, आप डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, मेरे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। इमरान खान जब गए रशिया, वो उनका अपना फैसला तो नहीं था, तो ये इट्स एब्सर्ड टू इवन थिंक कि अमेरिका उनको इस वजह से हटाना चाह रहा था कि उन्होंने रूस का दौरा किया। मेरा नहीं ख्याल के देखे ना, वो तो बड़ा कैटेगोरिकली आज सुबह जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इससे पहले भी अमेरिकन जो है ना रिपीटेडली डिनाई कर चुके हैं। सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो एब्सोल्युटली क्लियर थी, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम किसी को लाने में हमारा कोई किरदार है और ना किसी को हटाने में किरदार है। देखें रजीम चेंज जो है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें जो हैं मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ये एप्लीकेबल हों। हो सकता है किसी ज़माने में हो, हमारी तारीख जो है 75 साल की, उसमें हादसात हुए हैं, लेकिन अब ये चीज़ जो है मेरे नहीं ख्याल कि आप जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, जिस जोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, उसमें जो है आपके मुल्क के जो हाफिज हैं, आपके जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज की जो लीडरशिप जो है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेगी कि हम इस जोग्राफिकल पोजीशन के अंदर अपने आप को वल्नरेबल करें। किसी रजीम चेंज जो है चौथे घर वालों की मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ पे बंदे लेके आए, यहाँ पे बंदा जो भी आए, अच्छा आए बुरा आए, उसका जो ताने बाने जो हैं, उसकी तमाम जो कंट्रोल्स जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी आइन के पास होने चाहिए, उसके कहीं बाहर नहीं होने चाहिए। इट्स ए ह्यूज रिस्क फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान कि कोई बाहर के बंदे जो हैं जिनकी लॉयल्टीज़ या जिनके कंट्रोल्स जो हैं वो वाशिंगटन में हों या किसी और जगह पे हों। मेरा ख्याल है कि आज का पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को अगर आप ले लें, डिप्लोमेटिक जो है जो रिफाइनमेंट होती हैं या डिप्लोमेटिक जो कंसिडरेशंस होती हैं, वो तो ज़रूर मद्देनज़र रखी जाती हैं अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखने के लिए, मतवाज़न रखने के लिए, कि आप एक ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे एवर चेंजिंग सिचुएशन होती है, तो उसमें वो रखना चाहिए। लेकिन आप स्पॉन्सर्ड हो जाएं किसी मुल्क के, ये पाकिस्तान में नहीं है। आप हमारे यहाँ पे खुशी के लिए, अमेरिका की खुशनुदी के लिए, वेस्ट की जो है कोई अपीसमेंट के लिए हुकूमतें करती रही हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमतें करती रही हैं, अपीस करती रही हैं। लेकिन मेरा कंसिस्टेंटली एज फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले भी एज पॉलिटिकल वर्कर ऑल्सो, मेरा ये रहा है कि हमें अपनी जो जोग्राफियाई पोजीशन है, जो बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम उस रास्ते पे हैं जो दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क उस रास्ते पे वाक़या हो जिसपे हमारा मुल्क, हमारा वतन जो है वो उसकी पोजीशन है इस वक्त, जोग्राफियाई पोजीशन जो है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसको अपने मकसद के लिए इमरान खान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए जिस तरह वो कर रहा है। और ही इज प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड ही इंटेंड्स टू कम बैक टू पावर, या वो कोशिशें कर रहा है वापस आने की। इसलिए
कि अपनी ज़ात की जो है वो ख्वाहिशात की तकमील हो। ठीक, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद खालिद साहब से पूछते हैं कि निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, पीएम का फैसला शायद कल तक हो जाए, परसों तक हो जाए। कौन कौन से नाम हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं? शायद खकान साहब का कहा जा रहा है, डार साहब हैं, जिलानी साहब हैं, हफीज शेख साहब हैं। देखिए, मुझे जो है अभी तक सिर्फ एक नाम कंफर्म्ड है, वो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं। बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। मेरे साथ उन्होंने काम भी किया जब मैं वज़ीर ख़ारिजा था। बड़ी अच्छी फैमिली है। तसद्दुक़ जिलानी साहब उनके अजीज़ हैं। वसीयत एक जज के जो है उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बड़ी 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 अच्छी रेपुटेशन है। मैं ज़ाती तौर पे उनका बड़ा मुतक़िद हूँ। उनके बड़े भाई का नाम भी जो है एक लिस्ट में मौजूद है, सलीम अब्बास जिलानी साहब का, जो है जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं। अगेन वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो है। तो इनके नाम जो है उनकी तो मुझे थोड़ा सा मैं आपको पता तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इनकी पॉसिबिलिटीज हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है जलील अब्बास साहब का नाम दिया है। उन्होंने ओपनली कुंडी साहब ने जो है टीवी पे ये कहा है, तो ये बात तो जो है इसको तो आप समझें। बाकी जो है वो सारी काइट फ्लाइंग है। अच्छा, बाकी ख्वाहिशें जरूर हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो लोग जिनके आपने नाम दिए हुए हैं, इसलिए मैं लंबा चौड़ा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये अभी जो आज मीटिंग मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग है, राजा रियाज साहब के साथ थी, उसमें ये नाम डिस्कस होंगे। क्या नाम है मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा भी है, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी जिसारत की है, 2-3 नाम जो आप पूछ रहे थे मैंने उनका कहा है। उन्होंने कहा जी कि अभी तक कोई भी नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, ये उन्होंने कहा है। मुझे शेयर दिस विद मी, इससे ज़्यादा मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि कोई दोस्त नाराज ना हो जाए, या कोई ताल्लुकात जो है 30-35 साल 40 साल के ताल्लुकात हैं, तो ख्वाहिशात दोस्तों की हैं। जो फैसला हो, मैं तो इतना ही दुआगो हूँ कि मुल्क के हक में अच्छा हो, और इलेक्शंस के बारे में जो है कोई शकूक व शुबहात जो है किसी अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं होनी चाहिए। चले खालिद साहब, मैं भी ऐसा सवाल नहीं करूंगा कि आपके लिए कोई मुश्किल सूरत हाल में डालूं। नून लीग से ही अगर कोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आए तो इलेक्शन पर सवालिया निशान होगा, एक तासुर ये है। मैंने आपको अभी कहा है जी, मैंने अभी कहा है, एंड आई विल रिपीट इट अगेन, कि जो बिल्कुल क्लियर कट पॉलिटिकल एफिलिएशंस का बंदा अगर अपॉइंट होता है, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मैं अपने ताल्लुकात को जो है बड़ा ग्रजनली जो है डिफेंड करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, और मैं चाहूँगा कि एट द आउटसेट जो है ना इलेक्शंस के मतलब कोई डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर पॉलिटिकली एब्सोल्यूट जो डिफाइंड आदमी है उसको अगर बनाया गया तो लाजमी तौर पे शोर मच जाएगा, बल्कि उसको डिफेंड करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसको प्राइम मिनिस्टर अगर वो मेरा दोस्त, मेरा यार बन जाता है, भाई बन जाता है, तो मुझे खुशी है, मैं तो दुआगो हूँ। तो लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं थ्रू आउट बाकी प्रोग्रामों में भी मैंने यही अर्ज किया है कि कोई ऐसी शख्सियत आनी चाहिए। मसलन ये आपने जिलानी साहब का नाम लिया है, जलील अब्बास साहब का नाम लिया है, उनकी अजीज़दारी हैं। मसलन गिलानी साहब के साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनके साथ उनकी हैं, और मुल्तान में उनकी बहुत ख़ानदानों के साथ अजीज़दारी हैं। लेकिन ये है कि वो पॉलिटिकल खुद जो है वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है। इसी तरह तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं, बस ये जज जो है बड़ा नाम कमाया है। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे जज हैं जिन्होंने नाम नहीं कमाया, कुछ और ही कमाया है। तो लेकिन तसद्दुक़ जिलानी साहब का एक बड़े काबिल एहतराम जजेस में शुमार होता है, हाई कोर्ट पंजाब में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, चीफ जस्टिस भी। इसी तरह उनके हम पीपल्स पार्टी और हमारी जो डिस्कशन हुई थी उनमें ये दोनों नाम भी आए थे,
और साथ इनके बड़े भाई का, सदर जिलानी साहब के जो बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सलीम अब्बास जिलानी साहब का मैं बिल्कुल उनका ज़ाती तौर पे बड़ा एहतराम करता हूँ। उनका नाम भी डिस्कस हुआ था, कुछ और नाम, 4 और नाम भी डिस्कस हुए थे। 5 नामों का एक जॉइंट किस्म की पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में एक लिस्ट बनी थी। मैंने आपको बताया कि उनमें ये नाम शामिल थे, पर इसके अलावा 4। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नून लीग के ही रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज मामलात ऐसे हैं कि ये 2 बड़े रहनुमा नून लीग के ही हमें हेडलाइंस दे सकते हैं। ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, और आज जो मामलात चल रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट मैन के जो बड़े करीब से इन चीज़ों को देखा भी है और उनका ओपिनियन जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। साइफर जो है वो एक दफ़ा फिर कल से अखबारात की और हेडलाइन की जीनत बन चुका है। ये जो दी इंटरसेप्ट में जो साइफर का जो मुबैना अभी तो है मतन छपा है, क्या इसकी तस्दीक की जा सकती है कि एग्जैक्टली यही था वो साइफर? देखें, इसकी तस्दीक या तरदीद तो किसी इंक्वायरी के नतीजे में ही होनी चाहिए। प्रेमा फशाई जो है वो बादी नज़र में ये एलेज होना कि ये साइफर डॉक्यूमेंट ही है या उसकी कॉपी है, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये स्टेट के लिए बड़ी शर्मिंदगी की और बड़े नुकसान की बात है। यानी पूरी दुनिया में आपका एक रियासत की हैसियत से क्या आपका इमेज उभर रहा है कि आपका ये हाल है कि आपके जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस तरह उनके ऊपर जो है वो स्टोरियाँ बिल्ट हो रही हैं और आपके मुल्क से जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो काबिले जो है वो मज़म्मत भी है, और इसके ऊपर जो है वो हमें पूरी तवज्जो इस अंदाज से दी जानी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी हो, और जो भी ज़िम्मेदार है जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है और उसने डॉक्यूमेंट जो है वो अगर वो स्टोरी बिल्ड करने के लिए बाहर भिजवाया है, तो ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और ऑफिशियल जो है वो सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, 4 नज़र में जो है वो ये बात एक ही जगह पे जाती है जिस जगह पे इसको पहले मिसयूज़ किया गया, और ये बयान भी मौजूद है कि जी वो मेरे पास था, कहीं इधर उधर हो गया, गुम हो गया। ठीक, राना साहब, 4 कॉपियां थी। आप साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा खुद भी मेरे पास कॉपी थी जो अब गुम हो गई है, लेकिन बाकी 3 से तो एक दिन में ये तहकीकात साबित हो सकती हैं। उन 3 को देखें कि अगर यही मतन जो इंटरसेप्ट में छपा है, फिर तो जाहिर बात है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो हुई है, और ये साबित हो सकता है बड़ी आसानी से। देखें, वो 3 लोग कौन हैं? वो एक यानी आपका दफ्तर या वजारत ख़ारजा है, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट हाउस है, और तीसरा जो है वो अगर वहाँ पे गया है तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस है। आप मुझे बताएं कि अगर ये ऐसा हो गया है जो कि नज़र आ रहा है कि हुआ है, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर एक स्टेट के तौर पे फिर हमारी क्या जो है वो एक पोजीशन रह जाती है, और क्या फिर दुनिया हमारे ऊपर जो है वो एतबार करेगी। और ये इन चारों ऑफिस में जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ही इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को अफशा करने, इसे लहराने, और उसके बाद इसके मंदरजात को जो है वो पब्लिक करने, और उसके बाद उसको वापस ना करने
यानी वजारत ख़ारजा को, उसके मतलब वो ख़ुद भी बात कर चुके हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ये बात बयान कर चुके हैं, और इसके काफ़ी वाज़े जो है वो इम्कानात और सबूत हैं कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास है। पहले भी उन्होंने इसको मिसयूज़ किया, एक कौमी मामले को जो है वो इस तरह से हैंडल किया कि रियासती और कौमी इंटरेस्ट को उन्होंने मद्देनज़र रखा, बल्कि ज़ाती इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये हरकत की। और अब भी बादियों नज़र में तो यही कहा जा सकता है कि ये हरकत उनकी तरफ से हुई है। राना साहब, ये जो आज़म खान की स्टेटमेंट भी पर है, तो क्या कोई तहकीकात और किसी संजीदा नौइयत की तहकीकात और कहीं नतीजा खेज तहकीकात आपके दौर में हुई? और क्योंकि उस वक्त भी कहा गया ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई को आगे जाके इस मामले में फंसाना था। नहीं, देखें, फंसेगा तो वही जिसने ये किया है, और अगर चेयरमैन पीटीआई ने किया है तो फिर क्यों उसको सिर्फ इसलिए ना पकड़ा जाए कि वो चेयरमैन पीटीआई है। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। और मैं तो दावे से ये कहता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने ये कहा है ना कि जी वो मुझसे गुम हो गया, बिल्कुल गलत है। इनके पास है इतनी अहमियत की हामिल चीज़, भला कैसे गुम हो सकती है आपसे? वो इनके पास थी, इनके पास अब भी है। और अब ये जो स्टोरी बिल्ड करने के लिए उसकी कॉपी या जो भी उसका असल डॉक्यूमेंट अगर बाहर भेजा गया है तो ये इन्होंने भेजा है। ठीक, राज साहब, इलेक्शंस की बात करते हैं। अब तो नए सेंसस नोटिफाई और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो लेकिन उसकी वजह से डिलिमिटेशंस होनी है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि रवां साल जो है ये इलेक्शन का नहीं है, और शायद सेनेट के जो इंतखाबात हैं मार्च में, उससे पहले यानी फरवरी नेक्स्ट ईयर जो है वो इंतखाबात का महीना हो सकता है? देखें जी, अगर सेंसस होने हैं ना, अगर सेंसस हो चुके हैं और सेंसस के होने के बाद, उनके नोटिफिकेशन के बाद, ये फिर एक लाजम है, ये तय है कि फिर जो है वो डिलिमिटेशन होनी चाहिए। ये फिर लोगों का एक बुनियादी हक है कि उनका जो वोट है उसको, जो उनका हक़ राय दही है, उसके मुताबिक जो है वो उनको जो है वो हक़ दिया जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं कि एक ज़िले की आबादी जो है वो ज़्यादा हो गई है और दूसरे की कम है, लेकिन एक ज़्यादा आबादी को महरूम रखा जाए और उन्हें उनकी नुमाइंदगी जो है वो ना दी जाए। तो इसलिए ये डिलिमिटेशन तो लाजम होगी, विद इन प्रोविंसेस होगी। तो अब अगर ये होनी है तो इसके लिए वैसे तो कोई तकरीबन 120-118 दिन बनते हैं कि अवेज़ा होगा, फिर उसके बाद अपीलें होंगी। लेकिन इसको मेरा ख़्याल है कि 2 माह पे, 2.5 माह पे लाया जा सकता है। तो अगर ये 2-2.5 माह में ये आइनी अमल जो है ये पूरा हो जाए, और फिर 2017 का सेंसस, जिसे प्रोविजनली सिर्फ एक दफ़ा के लिए ये कहा गया था कि 18 का इलेक्शन जो है वो अब दोबारा सेंसस मुमकिन नहीं है, तो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर इलेक्शन ना हो, ये भी आइन में दर्ज है। तो वो तकाजा भी जो है वो पूरा हो जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई जो है वो नुकसान, बल्कि इससे ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका जो सेंसस है वो इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो मंजूर हो गया है। ये बहुत बड़ा कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इसकी बुनियाद के ऊपर सोर्सेज की जो है वो तकसीम होनी है। और ये 17 से जो है ये झगड़ा चला आ रहा था माबैन मुख्तलिफ सूबाई और दूसरे जो है वो इलाका जात भी। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि ये इत्तफ़ाक़ राय से सेंसस जो है वो मंजूर हो गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको अपना आदर साहब अब रिवर्स जो है ना साइड पे चलाना चाहिए कि जी ये आबादी सामने आ गई है, इसकी बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम हो जाए। अब आइंदा जो है उस इलाके की जो है वो वसाइल में या NFC में उसके हिस्से में इजाफ़ा किया जाए जो आबादी कम करे। ये 2.55 जो है, इस रेशो से तो 40 साल बाद हम डबल हो जाएंगे। तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है कि हम तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें।
और अपनी आबादी को जो है वो खुशहाल कर सकें। राना सनोल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनोल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, फिर जो आपका जवाब है तफसीलन, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा साल फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे? जी, आइंदा साल फरवरी तक या जनवरी तक जो है वो इस सारे अमल को मुकम्मल किया जा सकता है। जी, राना साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आपसे बार बार ये सवाल होते भी हैं, क्या अभी भी इस बात का चांस है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी हो सकता है? इसहाक डार साहब अभी भी फ्रंट रनर हैं, शायद खाकान अब्बासी का भी नाम लिया जा रहा है, इस बात के इम्कानात हैं? जी नहीं, इसहाक डार साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ये अब उन नामों में शामिल नहीं हैं जिनके ऊपर जो है वो बात हो रही है। लेकिन जिन नामों के ऊपर बात हो रही है वहाँ पे यानी ये जो कहा जा रहा है ना कि शायद कोई जानबूझ के डिले की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये 13 जमातों की कोलिशन है, हर जमात की 2-2 3-3 तजावीज़ हैं। सारे चाहते हैं कि उनके सूबे से जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म हो, तो इसलिए सबको करीब लाना और किसी एक बात पे मुत्फिक करना ये कोई इतना आसान भी नहीं है। और वज़ीर आज़म बहरहाल इस बात की महारत रखते हैं, उन्होंने 16 माह में इस काम को बड़ा सक्सेसफुली किया है, तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक या नेक्स्ट डे तक जो है ये हो जाएगा सारा। राना साहब, सादिक संजरानी साहब का नाम अचानक ही सामने आया। एक तो वो आपकी पार्टी समेत इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी सबको वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन एक माजी भी रहा है, आपके मुखालिफ भी वो रहे हैं, उन पर इत्तेफाक़ी राय हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, सादिक संजरानी साहब जो हैं बंदे तो बड़े वो यानी काबिल हैं और बड़े जो है वो सबको साथ लेके चलने, सबके साथ एक अच्छा तल्लक रखने और सबकी इज़्ज़त करने में, इसमें तो खैर उनको कमाल है और सैनेट को उन्होंने बड़ी कामयाबी से चलाया है। सभी को जो है वो उन्होंने अपने करीब भी रखा है, खुश भी रखा है। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं करूँगा कि देखें, जितने लोगों के भी नाम डिस्कस हो रहे हैं वो सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी के मतलब ये कह दूँ कि जी हाँ उनका नाम डिस्कस हो रहा है और कल को अगर वो नहीं होते तो ये उनकी इंसल्ट होगी। ये फिर कहा जाएगा कि जी फलां आदमी का भी नाम था वो रिजेक्ट हो गया है, तो ये मुनासिब नहीं है कि एक आध दिन की बात है कि आप खामखा जो है वो रिस्पेक्टेबल लोगों का नाम ले दें और बाद में अगर वो ना हो तो उनके लिए ये एम्बैरसमेंट हो। ठीक, चले राना साहब, इतना तो कम से कम बता दें। अब देखें, फैसला आइन के तहत शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ओपोजिशन राजा रियाज साहब ने मिलकर करना है, लेकिन शहबाज साहब जो हैं वो अपने जो उनके कायद हैं उनके बगैर तो वो फैसला करते नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक बात ये चल रही है कि नहीं जी उनके जो नॉमिनीज हैं वो उन्हीं पे अड़े हुए हैं, डार साहब हैं या उसके बाद शाहिद साहब हैं, इस बात में कोई वज़न है? नहीं, इसमें कोई वज़न नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई वज़न नहीं है। एक तजवीज़ जो है वो चली थी कि केयर टेकर सेटअप में निगरान वज़ीर आज़म जो है वो सियासतदान क्यों नहीं हो सकता। तो अगर सियासतदान फिर हो सकता है तो फिर वो तो फिर ऐसा ही होगा ना, फिर किसी सियासी जमात का वो बंदा होगा। लेकिन वो तजवीज़ जो है वो चली, उसके हक़ में भी दलाइल आए, लेकिन बाद में जो है ना वो बात फिर बन नहीं सकी। मीडिया ने और दूसरे सीनियर लोगों ने जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नहीं, केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है वो गैर जानबदार ही होना चाहिए। तो फिर अगर गैर जानबदार होगा तो उस डेफिनेशन पे तो इसहाक डार साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब पूरा नहीं उतरते। तो वो फिर लाजमी बात है कि फिर वो फिर कोई अदलिया से हो सकता है या कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है या फिर और कोई टेक्निकल बंदा हो सकता है। ठीक, राना साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले महीने वापस आ रहे हैं। अब बड़ी अहम खबर है, इसका मतलब कि फिर इससे पहले भी कहा गया कि शायद 15 सितंबर के बाद अदलिया में चेंजेस वगैरह वो सारी हो जाएंगी। क्या ये फैसला हो चुका है कि वो अगले महीने ही वापस आ रहे हैं?
नहीं, अगले महीने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि उन्होंने वापस आना है। और नेक्स्ट इलेक्शन की जो इलेक्शन कैंपेन है, PMLN ये फैसला कर चुकी है कि उसको लीड मियां नवाज शरीफ करेंगे, और कामयाबी की सूरत में हमारे लीडर ऑफ द हाउस या वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। ठीक, रान साहब, आखिर में जाते हुए कि इस वक्त ऑब्वियसली 1.5 साल में जो फैसले आप लोगों ने किए उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा की। जो पॉपुलैरिटी 15-16 महीने पहले PMLN की थी वो उतनी नहीं रही। इलेक्शन में आपके लिए प्रॉब्लम होगा, टफ टाइम होगा, चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए और पंजाब में भी। बहरहाल चैलेंजिंग पोजीशन तो खैर होती है, इलेक्शन कोई आसान नहीं होता, लेकिन हमारी कारकर्दगी में जो है वो इतना दमखम है। और इससे पहले PMLN का प्रीवियस जो मुल्क में जो जब भी PMLN को मौका मिला, हमने हर मरतबा अल्लाह के फजल से मुल्क को मुश्किलात से और बहरानों से निकाला है। हमने हर मरतबा, वो 99 हो, वो 2013 हो, जब भी हमें मौका मिला है हमने मुल्क को तरक्की दी है। और इस वक्त मुल्क में जो तरक्की के मीनार, जो तरक्की के प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें से आप उनकी लिस्ट बना लें, आपको 99% जो है वो मंसूबे मिलेंगे जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून में या के दौर में वो मुकम्मल हुए या उन पर ऊपर काम शुरू हुआ। तो इसलिए हम पुरुम्मीद हैं कि हम लोगों को ये बात समझाने में कामयाब रहेंगे और लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे कि PMLN मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को इस मौजूदा मुश्किल और बहरान से जो है वो निकाल सकती है। राना सनोल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।